फिलिस्तीन यानी गाजा और वेस्ट बैंक में लगातार 4 ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसकी वजह से ये स्पेशल हमको वीडियो बनाना पड़ रहा है। देखिए, वेस्ट बैंक, गाजा, उसके बाद उधर यमन ने मारा, मतलब एक बाढ़ आ गई है, एक के बाद एक 4 हमले, 5वां हमला भी हो सकता है। 4 से 5 हमले एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस ने, मैं कहूंगा फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस तो सबसे आगे, लेकिन एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि यमन ने भी उसी समय मार दिया। और जो घटनाएं हुई हैं इतनी हैरत अंगेज हैं। नेतन्याहू की हालत खराब है, इतमार बिन गिविर जैसे नेताओं की बोलती बंद है, और इजराइल कार्ड्स जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, जिन्होंने आज सुबह बयान दिया था कि गाजा में एक हरिकेन आने वाला है, यानी गाजा में एक अर्थक्वेक आएगा, एक ऐसा तूफान आएगा, सब कुछ उड़ा ले जाएगा, एंड गाजा विल बी एनिलेटेड, गाजा का नामो निशान मिट जाएगा। ये इजराइल कार्ड्स, इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये, एक एक करके बताते हैं। हुआ ये कि सबसे पहले जेरूसलम वेस्ट बैंक में रेमोथ सेटलमेंट है, और रेमोथ सेटलमेंट एक ऐसा सेटलमेंट है जो फिलिस्तीनी गांवों को उजाड़ के बसाया गया, और वहां पर 75% आबादी, 75 से 80% आबादी हरेदी ज्यूज की है। और एक अचानक एक रास्ता जो रेमोथ की तरफ जाता है जेरूसलम में, वहां ट्रैफिक जैम हो जाता है। ट्रैफिक जैम में एक बस फंस जाती है, और फिर उस बस में 2 फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस फाइटर्स घुसते हैं और तड़ातड़ ये तो हमने शुरू के केवल 20 सेकंड दिखाए, आपको आवाज सुनाई पड़ी ना। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब ये देखिए सिलसिला चलता रहा, अभी ये रियल टाइम में आपको मैं दिखा रहा हूं, ये बिल्कुल रियल टाइम में लगातार चल रही है। उसके बाद उधर से भागना शुरू किया लोगों ने, बस के अंदर अपना कांड हो रहा है, उधर से भागना शुरू किया। जो बस आपको दिख रही है उसी में ये हो रहा है, ये नहीं, आगे एक और बस है, वहां पर सारी चीजें हो रही है, वो दिखाई अभी नहीं पड़ रही है, और वहां से लोग भागना शुरू हो रहा है, उसको भी देखिए। फिर इसी भगदड़ का एक और एंगल से लिया गया वीडियो देखिए। יורדים מן האוטובוס או מרכב, לא ברור בדיוק מהיכן מגיעים שני המפגעים, ומתחילים את המסע הירי והרצח הזה, והאנשים פשוט נמלטים לכל עבר, חלקם אל תוך הכביש המלא ברכבים, חלקם לאתר הבנייה הסמוך, פשוט להתרחק ממקום הפיגוע. אירוע קשה מאוד מאוד, והתיעוד הזה רק ממחיש לנו עד כמה אנחנו נמצאים במצב। इन तीनों वीडियोस को एनालाइज कीजिए, उसके बाद देखिए जिस तरीके की पूरी भगदड़ इजराइल में मची, यानी तेल अवीव से लेके जो जेरूसलम का रास्ता है, वहां पर किस तरीके से गाड़ियां दौड़ रही थी। ये सब क्या दिखाता है हमको? ये देखिए एक ढहते हुए देश का एक नजारा हमारे सामने है, जिसके ऊपर जो अन्याय के खिलाफ जो ताकतें लड़ रही हैं वो हावी हो रही हैं, एक के बाद एक हावी हो रही है। और इसमें आप देखिए एक और वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से यहां पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी, वो सिक्योरिटी फोर्सेस भी कुछ नहीं कर पाई। अब इस पूरी घटना में 7 इजरायली हलाक हुए हैं। 7 इजरायली हलाक हुए और करीब 27 घायल। कभी ऐसा नहीं हुआ है, 7 इजरायली हलाक, 27 घायल, सीधे सीधे। और फिर देखिए
बेन गिवेर और नेतन्याहू कैसे मौके पे पहुंचे। नेतन्याहू का आज ट्रायल था, ट्रायल में एक्सक्यूज देके कि ये चीज हो गई है, वो यहां भागा। उसके बाद बेन गिवेर भागे। अरे केवल तुम क्या समझते हो कि केवल गाजा को दर्द दोगे तुम्हें दर्द नहीं होगा? नसरल्ला, शहीद नसरल्ला की बात भूल गए कि उनको भी दर्द हो रहा है, उनको भी दर्द होगा। और अभी तो लेबनान की भी बात बताना आपको बाकी है। अभी तो हमने केवल वेस्ट बैंक का वो एपिसोड हमने छेड़ा है, और इसमें जो 2 फिलिस्तीनी जाबाज जिन्होंने अंदर घुस के गोली चलाई, दोनों शहीद हो गए। और दोनों के पास, एक के पास कार्लो पिस्टल थी और एक के पास जो कमांडो नाइफ है वो थी। आप उसकी भी आप स्क्रीनशॉट उसका आप देख सकते हैं। अब आप ये बताइए कि इस पूरे सिनारियो में जो इजराइल की एक शेखी थी, जो सुबह सुबह इजराइल कार्ड्स ने कहा था हम गाजा को एनिलेट कर देंगे, मटिया मेट कर देंगे, उसका क्या हुआ? उसके बाद दूसरी घटना इसी के पैरेलल चल रही है, उसकी खबर देर से आई। वो सुबह 5 से 6 बजे के बीच नॉर्थ गाजा में जबलिया में एक फिलिस्तीनी फाइटर ने एक एक्सप्लोजिव डिवाइस फेंकी, फिर से हाथ से फेंकी है, एक एक्सप्लोजिव डिवाइस हाथ से फेंकी एक टैंक के ऊपर। और टैंक के ऊपर जो उसने डिवाइस फेंकी तो वो उसका एक जो पहला ब्लास्ट हुआ, उसके बाद मशीन गन की फायरिंग, 2 अन्य जो हमास के फाइटर्स थे उन्होंने मशीन गन से फायरिंग की। तो जो टैंक का कमांडर है वो, जैसे जब पहली डिवाइस फेंकी गई हाथ से, ब्लास्ट हुआ, तो मरकवा टैंक है, इतनी जल्दी तो वो एक डिवाइस से ब्लास्ट नहीं हो जाएगा, आग नहीं लग जाएगी। तो उसका कमांडर निकला, जैसे वो कमांडर निकला कॉकपिट से, वैसे ही हमास के जो फाइटर्स थे वेट कर रहे थे, उन लोगों ने निशाना साध दिया। उसके बाद जो उसके अंदर 3 और क्रू मेंबर्स थे, तो जैसे ही कमांडर खेत रहा, उसके बाद तड़ातड़ और गोलियां हमास के फाइटर्स ने बरसा दी, जिससे पूरे टैंक में आग लग गई। और उन्होंने उसी जगह गोली चलाई, एक तो उन्होंने कॉकपिट की तरफ चलाई और दूसरी तरफ, यानी 2 हमास के फाइटर्स थे मशीन गन लेके, और दूसरा जहां ब्लास्ट हुआ था, जहां पर एक्सप्लोजिव डिवाइस ब्लास्ट हुई थी, वहां पर केंद्रित करके चलाई। तो जब वहां पर चलाई तो पूरे टैंक में आग लग गई, और जो 3 क्रू मेंबर्स अंदर थे वो भी नहीं, खत्म हो गए। ये देखिए, ये मैं आपसे कह रहा था कि पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस को हराना नामुमकिन है। इजराइल की आईडीएफ की फोर्सेस भी पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस को हराने में वो इस बात को समझ रही है कि नामुमकिन है, असंभव सा काम है। इसमें इजराइल के अंदर अब देखिएगा और ज्यादा तीखी बहसें होंगी, जो अंतर विरोध इजराइल के अंदर है वो और ज्यादा तीखे होंगे। और आज एक और बड़ी खबर आई कि इजराइल का सारा विपक्ष, यार लापिड, अविगोर लीबरमैन, नफ्तली बेनेट, इसमें पूर्व प्रधानमंत्री हैं, पूर्व मंत्री हैं, गादी आइसेनकॉट, बेनी गैंट्स जो पूर्व रक्षा मंत्री थे, ये सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं नेतन्याहू की सरकार को गिराने के लिए। ये देखिए पूरा एक मूवमेंट इस तरह का बन रहा है। अब इसके बाद नेतन्याहू फिर से कहेगा कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन तुम क्या कर दोगे? वेस्ट बैंक में, जेरूसलम में ये हुआ, गाजा में जो हो रहा है वो तो मिलिट्री ऑपरेशन तुम्हारे शुरू ही नहीं हो पा रहे, वहां पर लगातार फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ऑफेंसिव लिए हुए। उसके बाद जब ये दोनों चीजें हो रही थी तो तीसरी चीज क्या हुई? अभी कल यमन ने रेमौत, जो इनका जो ये रेमौत तो सेटलमेंट था जिसमें जेरूसलम वाली घटना हुई, रेमोन जो हवाई अड्डा साउथ इजराइल का है, उस पर कल यमन ने मारा। करेक्ट, कल ही मारा था ना, उसका हमने आपको दिखाया था वीडियो भी, धुआं निकल रहा है। उसके बाद आज फिर वहीं मार दिया। जब यह घटना जेरूसलम की हुई उसके कुछ ही देर बाद तो सुबह जबलिया की घटना हुई, फिर जेरूसलम की हुई, और फिर यमन ने मार दिया। और यमन ने एक जगह नहीं मारा, 3 जगह मारा। एश्केलोन पे भी मारा, इलियाद पे भी मारा और रेमोन पे भी मारा। अब ये जो पूरी बात है, ये जो लगातार जो चीज हो रही है, और फिर से यमन का, और फिर ड्रोन अटैक था, ये मिसाइल अटैक नहीं था, कल भी ड्रोन अटैक था यमन का। अब वो ड्रोन अटैक यमन के मिसाइल अटैक से भी घातक साबित हो रहे हैं, क्योंकि पहले कई बार मिसाइल छोड़ी यमन ने, और उनके जो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है, कहीं ना कहीं उनको गफलत में डाला, और उसके बाद
ड्रोन से एक के बाद एक मार कर रहे हैं, उनके एयर डिफेंसेस नहीं पकड़ पा रहे। इजराइल के एयर डिफेंसेस टूट जा रहे हैं। इस समय इजराइल बुरी तरह से घिरा हुआ है। और आपको बताएं, एक आईडीएफ की महिला सोल्जर जिसने गाजा में औरतों और बच्चों को मारा था और जिसके बारे में वो गर्वित महसूस करती थी, उसने करीब कुछ दिन पहले उसने सोशल मीडिया पोस्ट भी डाली थी। हमास के स्नाइपर ने उसको भी हलाक कर दिया और उसमें आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। अब आप देखिए, एक के बाद एक, इसका नाम शायद सारा कोहेन है, सारा कोहेन इसका नाम। अब एक के बाद एक आप देख सकते हैं, ये कोई एक ऑलराउंड ऑफेंसिव जिसको कहते हैं। जैसे हम लोग जब खेल के मैदान में, फुटबॉल के मैदान में, या इवन जब बॉक्सिंग हम लोग जब मैं करता था, तो एक साथ जो एक समय आता था जब डिफेंड करते करते एक अटैक लॉन्च करो और एक साथ कई एंगल से जो अपने अपोनेंट को मारो और चारों तरफ से घेर के एक तरह से। अब मतलब बॉक्सिंग इंडिविजुअल स्पोर्ट है, लेकिन वहां भी आप हर तरीके के पंचेस चारों तरफ से मार रहे हैं, तो एकदम से एक बार में, तो वो वाली स्थिति है। या फिर फुटबॉल में जो आपने अटैक किया चारों तरफ से, कभी लेफ्ट से कभी राइट से, ये जो देखिए पूरा है, ये ऐसा। और ये हम लोग आंदोलन में भी करते थे, छात्र आंदोलन में, जहां पर हम लोग जब पुलिस को घेरते थे तो चारों तरफ से घेरते थे। कई बार इस तरह से स्थितियां बनती थी जब हमारे पास फोर्स होती थी, तैयारी होती थी। वो वाली स्थिति पूरी बनती हुई दिखाई पड़ी। उसके बाद एक चीज और बता दें आपको, जो मूड है फिलिस्तीन में, अब जो फहम नाम की जगह है जो ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन में है, जो इजरायली कब्जे में है, वहां भी 20 लाख अरब इजरायली सिटीजन हैं जिनको पूरे नागरिक होने के अधिकार नहीं प्राप्त है, लेकिन वोट कर सकते हैं सब। अब वहां पर बहुत कम वहां आंदोलन नहीं के बराबर होते हैं, क्योंकि वो एक तरह से इजराइल के ही हो गए हैं। लेकिन वहां पर आंदोलन शुरू हुआ, धीरे धीरे लोगों ने गिरफ्तारियां देनी शुरू की। परसों गिरफ्तारियां हुई, फिर उसके 2 दिन पहले गिरफ्तारियां हुई, फिर कल हुई हाइफा में और कुछ इस तरह के जो इजरायली सिटीज हैं जहां अरब्स रहते हैं। फिर जो फहम नाम का शहर है, वहां पर जबरदस्त तरीके से एक ये नारा उठ गया कि अब मतलब इजराइल के खिलाफ इस तरीके से जो इजराइल के अंदर अरब्स रहते हैं वो बोल रहे हैं कि अब तुम्हारी खैर नहीं, अब हम लोग मैदान में आ गए। फहम में भी ये हो गया। लगातार हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक ऐसी घटनाएं होती चली जा रही। उसके बाद सीरिया में क्या हुआ? सीरिया में जो डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं, सीरिया में इतने बड़े डेमोन्स्ट्रेशन हुए, पूरा का पूरा एक हॉल भर गया है। आप देखिए, ये बहुत बड़ा एक गोडाउन टाइप लग रहा है जो पूरे जनता से पैक्ड है, हिसाब ही नहीं है आगे पीछे। और वहां पर भी स्थिति ये हो गई है कि वहां पर अल शरा एक बयान उसने नहीं दिया है पिछले 4-5 दिनों से, जबकि वहां पर प्रदर्शन बढ़ते जा रहे हैं। गाजा के पक्ष में जिहाद डिक्लेयर करो, गाजा की तरफ बढ़ो, इस तरह की बातें वहां शुरू हो गई। लेबनान में देखिए, लेबनान में हिजबुल्लाह ने, सोचिए आप कितना बड़ा, हमने कल बताया था आपको, लेकिन आज और एम्फेसाइज करके बताते कि जो 3 बिलियन का रिकंस्ट्रक्शन का प्लान हिजबुल्लाह ने बताया है, कुछ लोग 10 बिलियन का भी कह रहे हैं उसको, अभी पूरी फिगर सामने नहीं आई है। अब बताइए, और हिजबुल्लाह, जहां हिजबुल्लाह को डिसार्म करने की बात हो रही, वहां हिजबुल्लाह कह रहा है कि हमारे पास $10 बिलियन हैं जो हम केवल लेबनान के विकास में लगाएंगे। अब आप बताओ, इससे बड़ा राजनीतिक हमला क्या हो सकता है एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का? कि एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के ये मसल है, ये उसकी मसल पावर है। उसके पास बंदूक तो है ही, उसके पास घातक हथियार है और उसके पास पैसा भी है। ये पूरा देखिए एक मैसेज है एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का पूरी दुनिया को कि हमको हल्के में मत लेना। और उसमें देखिए ईरान ने जिस तरीके से अभी अपने नए वेपन्स, अब देखिए चाइना की अभी विक्ट्री डे परेड हुई, उसमें सबकी हालत खराब है पूरी दुनिया की, उसमें जिस तरह के हथियार दिखाई पड़े। उसके बाद वहां पर भी मिसाइल्स का एक अच्छा जखीरा चाइना से भी ईरान पहुंचा है, और ईरान अपने बल पे जो चीजें बना रहा है उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी आने वाले दिनों में सामने आएंगी। उसके अलावा वेनेजुला में जो
चाइना पहुंच गया है, चाइना तो वहां अपना टैंकर लेके पहुंच गया है कि हम वेनेजुएलन ऑयल निकालेंगे, देखते हैं अमेरिका क्या कर लेगा। और वेनेजुएला ने कहा है कि हम जिसको चाहे अपना ऑयल देंगे, हमारा ऑयल राष्ट्र की संपत्ति है, हमारा ऑयल किसी प्राइवेट कंपनीज के अंडर नहीं है। तो ये देखिए बड़ी बड़ी घटनाएं जो आज की हुई। आज रात का वीडियो अपने समय से आएगा 8:30 9 के बीच। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।